तो हेलो गाइस, कैसे हो मेरे दोस्तों। फिर से मैं आ गया हूँ आपके सामने और आपके स्क्रीन के सामने आया हूँ। तो वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ। नीट तक साथ देने का वादा दिया था कि नीट तक साथ दूंगा आप लोगों का। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ। नया चैप्टर, नया अंदाज है, नया आगाज है। तो इस लेक्चर को एंड तक देखना। इस लेक्चर में मैं आपको आज कंप्लीट कराने वाला हूँ सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल कंप्लीट कराने वाला हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ और अब कराने वाला हूँ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। हर बार की तरह इस बार भी दिल थाम के बैठना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज कोई शायरी नहीं होगी, एंड में कोशिश करूंगा एक शायरी आप लोगों के लिए। और वीडियो कैसा लगा एंड में बता के जाना कि हाँ मजा आया। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और सिर्फ स्क्रीन की ओर देखना, इधर उधर के कोई बातें नहीं, ड्रामा नहीं, सिर्फ वीडियो देखना और नोट्स के ऊपर फोकस करना। कंप्लीट करा देने वाला हूं 15 to 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करा देने वाला हूं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। चलो अब हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं, स्लाइड की ओर। चलो सबसे पहले हम लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो सेल डिवीजन क्यों करता है, व्हाई सेल डिवाइडेड। सेल डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि सेल डिवाइड क्यों होता है इस सवाल ने इतना हवा भर दिया ना, तो मुझको आना ही पड़ा भाई आप लोगों को समझाने के लिए। तो व्हाई सेल डिवाइड, सेल क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि सेल के जो साइटोप्लाज्मिक और कैरियोप्लाज्मिक जो रेशियो होता है, साइटोप्लाज्म का और कैरियोप्लाज्मिक जो रेशियो इंडेक्स होता है, उसको बरकरार रखने के लिए सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। साइटोप्लाज्मिक और कैरियोप्लाज्मिक का जो रेशियो को सही रखने के लिए सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। तो क्यों? देखो, to retake nuclear and nucleo and cytoplasmic ratio और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो को सही रखने के लिए क्या करता है? सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। किसका रेशियो को सही रखने के लिए? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो को क्या करता है? जो सही रखने के लिए क्या करता है? सेल डिवाइड होता है, मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इतनी बात समझ में आई? कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना, और प्लाज्मिक मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका रेशियो को बरकरार रखने के लिए सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। देखो ये क्या है? एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या? न्यूक्लियस का जो वो हिस्सा होता है उसमें क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और देखो सेल के अंदर जो हिस्सा होता है उसको वो हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर क्या हुआ? साइटोप्लाज्म हुआ। न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ। तो देखो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म का अर्थात न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस का डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब सेल साइकिल की ओर चलते हैं। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल क्या होता है? अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सेल साइकिल किसके थ्रू कंट्रोल होता है? जेनेटिक के थ्रू कंट्रोल होता है, डीएनए के थ्रू कंट्रोल होता है। तो अंडर जेनेटिक कंट्रोल डीएनए और क्रोमोसोम के थ्रू कंट्रोल होता है। उसके बाद देखो क्या क्या फीचर है। सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम। सेल क्या करता है? अपनी जीनोम को डुप्लीकेट्स करता है। सिंथेसिस इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल। और क्या करता है? सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बना सकते हैं, तो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है सेल। तो सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है एक सेल। देखो सेल साइकिल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? माइटोटिक फेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इंटरफेज पढ़ेंगे। तो माइटोटिक फेज और इंटरफेज, सेल का दो पार्ट है। एक तो क्या हुआ? सेल साइकिल का दो पार्ट हुआ। एक तो क्या हुआ? माइटोटिक फेज, एक तो हुआ इंटरफेज। तो माइटोटिक फेज क्या हुआ? देखो माइटोटिक एक माइटोटिक फेज और दूसरा माइटोटिक
फेज का बीच का जो गैप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेज बोलते हैं। तो दो माइटोटिक फेज का बीच वाला जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। तो दो माइटोटिक फेज में मिडिल में कौन आएगा, जो इंटरफेज आएगा। तो सबसे माइटोटिक फेज, उसके बाद इंटरफेज, फिर से क्या आएगा माइटोटिक फेज, फिर से क्या आएगा इंटरफेज, ऐसे चलता रहेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो इंटरफेज में क्या क्या होता है, इंटरफेज के अंदर क्या क्या होता है, G1 होता है, G2 होता है और एस पेज होता है। तो G1 के बाद कौन सा पेज आएगा, एस पेज आएगा। उसके बाद क्या पेज आएगा, G2 पेज आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यहीं पर क्या होता है, जो सेल डिवीजन का प्रिपरेशन होता है। तो इंटरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, कारण चली गई। तो इंटरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस को हम लोग बोलेंगे क्या, कि रेस्टिंग फेज। इंटरफेस को क्या बोलेंगे, रेस्टिंग फेज बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ रहा हूं। चलो इंटरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टिंग फेज बोलेंगे। देखो सबसे पहले इंटरफेस जो होती है 95% टाइम क्या होती है, इंटरफेस 95% टाइम लेती है। सेल के अंदर जो डिवीजन होता है उसका 95% कौन लेता है, इंटरफेस लेता है। और 5% कौन लेता है, जो 5% होते हैं माइटोटिक फेज लेते हैं। माइटोटिक फेज में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले इंटरफेस, इंटरफेस कौन कौन से आएंगे, इंटरफेस के अंदर कौन कौन सा फेज आएगा, देखो G1 फेज आएगा, एस फेज आएगा और G2 फेज आएगा। G1 एस और G2 आएगा। और माइटोटिक फेज के अंदर क्या क्या है, माइटोटिक फेज के अंदर क्या क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। और क्या होगा माइटोटिक फेज के अंदर, क्या देखो, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगा। देखो कैरियोकाइनेसिस कहां तक होगा, देखो कैरियोकाइनेसिस, देखो सबसे पहले देखो जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एज और उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा। और एक बात याद रख देना, इधर पे देखो, जो डॉटर ऑफ सेल साइकिल वेरीज विथ ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप। जो सेल साइकिल वेरी करता है, सेल साइकिल क्या करता है, वेरी करता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करता है, वेरी करता है। जो उसके ड्यूरेशन जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो जो ह्यूमंस के अंदर होती है, वो सेल साइकिल का टाइम कितना है, 24 आवर्स होती है। उसके अंदर जो 95% होगा वो क्या होगा, जो इंटरफेस होगा, यानी 24 घंटा के अंदर 23 घंटा क्या होगा, 23 घंटा क्या होगा, जो 23 आवर्स क्या होगा, इंटरफेस में समय लगेगा। और एम फेज के अंदर कितना, 1 आवर समय लगेगा। देखो ईस्ट के अंदर, ईस्ट के सेल डिवीजन में कितना समय लेते हैं, 90 मिनट लेते हैं। और इंटरफेज 85 मिनट ले लेते हैं। और एम फेज कितना लेते हैं, 5 मिनट लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब हम लोग इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इंटरफेस के अंदर कौन आता है, इंटरफेस के अंदर सबसे पहले क्या आता है, गैप 1 फेज बाद G1 फेज आता है। तो G1 में क्या होगा, G1 में देखो, G1 में सबसे पहले पोस्ट माइटोटिक और पी सिंथेसिस होगा। पोस्ट माइटोटिक मतलब माइटोटिक, एक माइटोटिक फेज का जो माइटोटिक फेज होता है उसके बाद क्या होगा, G1 फेज आएगा। तो पोस्ट मतलब पीछे वाला। तो माइटोटिक फेज के बाद कौन आएगा, माइटोटिक फेज के बाद आएगा जो तुम्हारा G1 फेज। तो माइटोटिक फेज के बाद क्या आया, G1 फेज आया, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। और प्री सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं इसको। क्योंकि प्री सिंथेसिस फेज क्यों बोला, क्योंकि एस फेज के पहले आता है। तो माइटोटिक फेज जो G1 फेज कहां पे आता है, तो पहले क्या आता है, G1 फेज, माइटोटिक फेज आता, माइटोटिक फेज के बाद कौन आता है, माइटोटिक फेज के बाद G1 फेज आता है। और किसके पहले आता है, एस फेज के पहले आता है। इसलिए पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं इसको। और प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं किसको, गैप 1 को और G1 फेज को। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद देखो डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल, यहाँ पे मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होगा, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होगा। उसके बाद देखो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होगा, सेल इधर पे क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ रहा हूं। देखो उसके बाद देखो उसके बाद देखो सिंथेसिस फेज और एस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होगा, डीएनए का क्या होगा, डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा या डुप्लीकेशन होगा। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन होगा। और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी होगा किसके अंदर, किंतु सेंट्रोप्लाज्म के अंदर। कहां होगा, सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर। और डीएनए अमाउंट क्या होगा, डीएनए अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और क्रोमोजोम का अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्रोमोजोम रिमेन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं देखा जाएगा इस फेज के अंदर। गैप 2, इसके बाद हम लोग किसके और चलते हैं, गैप 2 फेज के अंदर पोस्ट सिंथेटिक फेज बोला जाता है। पोस्ट सिंथेटिक फेज बोलते हैं क्यों, क्योंकि एस फेज के बाद क्या आता है, गैप 2 फेज आता है, G2 फेज आता है। तो इसको बोलते हैं क्या, पोस्ट सिंथेटिक फेज। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
लोग प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोटिक फेज से पहले आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का इधर पे सिंथेसिस होगा गैप 2 फेज में, और सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस, सेल की जो ग्रोथ होगी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो हम लोग एम फेज के ओर चलते हैं। एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिकल फेज बोलते हैं। इसको क्यों क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिकल फेज बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होती है तो माइटोसिस क्या है, इक्विशनल डिवीजन एंड इक्विशनल डिवीजन होती है। माइटोसिस मतलब क्या होगा, इक्विशनल डिवीजन होगा। और देखो इसके अंदर क्या क्या चलो कारण रह चुकी है, इसके अंदर क्या क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस होगा, एक तो कैरियोकाइनेसिस होगा, और इसके अंदर और क्या क्या होगा, चलो देखते हैं। तो माइटोटिक फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। इसी के अंदर माइटोसिस होता है, और माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विशनल डिवीजन बोलते हैं। और देखो जो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस भी होता है। किसके अंदर, एम फेज के अंदर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। तो दो तरह के देखो एम फेज के अंदर दो तरह के स्टेज देखा जाता है, एक तो कैरियोकाइनेसिस का स्टेज देखा जाता है, और दूसरा क्या होता है जो साइटोकाइनेसिस, अर्थात जो न्यूक्लियस का डिवीजन भी देखा जाता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी देखा जाता है एम फेज के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो एम फेज कौन कौन हिस्सा डिवाइड है, एक तो प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, और चौथा क्या होगा, टेलोफेज होगा। तो मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, एक एक को निपटाएंगे। चलो सबसे पहले देखो जो मेटाफेज के अंदर क्या होगा, जो सबसे पहले प्रोफेज के अंदर माइटोटिक फेज के अंदर जो प्रोफेज के अंदर क्या होगा, देखो प्रोफेज के अंदर क्या होगा, प्रोफेज के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्रोमाटिड कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। इसके अंदर जो क्रोमाटिड होता है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, और क्रोमोजोम जस्ट देखा जाएगा, और सेंट्रियोल मूवमेंट एंड सेंट्रियोल का क्या मूवमेंट देखा जाता जाएगा, और डिस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिस जो इंटीग्रेशन देखा जाएगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्या क्या होगा, टूटना स्टार्ट होगा, और डी अपीयरेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनिज, और सेल ऑर्गेनिज का क्या होगा, सेल ऑर्गेनिज का क्या होगा, डिस अपीयरेंस देखा जाएगा। और लेट प्रोफेज के अंदर और प्रोफेज के लास्ट के तरफ क्या देखा जाएगा, जो अपीयरेंस देखा जाएगा किसका, सेल ऑर्गेनिज का डिस अपीयरेंस देखा जाएगा, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, और स्पिंडल फाइबर की क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये प्रोफेज का जो प्रोफेज के अंदर देखा जाएगा ये सब क्राइटेरिया, और प्रोफेज के अंदर ये सब देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोफेज के बाद हम लोग किसके चलते हैं, मेटाफेज के। और मेटाफेज में क्या होगा, देखो क्रोमाटिड कंडेंसेशन कंप्लीट होएगा। स्टार्ट कहाँ हुआ था, स्टार्ट देखो क्रोमाटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था किसके अंदर स्टार्ट हुआ था, प्रोफेज के अंदर स्टार्ट हुआ था, और कंप्लीट कहाँ हुआ, कंप्लीट हुआ मेटाफेज के अंदर। और देखो क्रोमोजोम क्लियरली विजिबल, यहाँ पे क्रोमोजोम क्या हुआ, क्लियरली विजिबल होगा। और कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी, यहाँ पर बेस्ट स्टेज क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का स्टडी करना यहाँ पर सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इधर पे यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का स्टडी करना बेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ विजिबल हो रहा है, क्या विजिबल हो रहा है, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है। तो मेटाफेज क्रोमोसोम मेटाफेज में क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड व्हिच हेल्ड बाय सेंट्रोमियर। जो देखो ये क्या होता है, सेंट्रोमियर के अंदर देखो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के अंदर देखो क्रोमोसोम क्या होता है, देखो जूम कर रहा हूँ। सेंट्रोमियर जो होता है, देखो इधर पे देखो सेंट्रोमियर, ये क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा। सेंट्रोमियर के अंदर देखो, सेंट्रोमियर में क्या होता है, जो क्रोमोसोम क्या है, हेल्ड टुगेदर होता है। जो इधर पे इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, एक ही लाइन पे क्या होगा, एक ही लाइन पे उधर पे रहेगा। ठीक है, तो एक ही लाइन पे, तो मेटाफेज इज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड, दो सिस्टर क्रोमाटिड बनाते हैं, और दो सिस्टर क्रोमाटिड से बनते हैं मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है। और क्रोमाटिड व्हिच इज हेल्ड बाय सेंट्रोमियर, जो क्रोमाटिड होता है वो कहाँ हेल्ड होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर हेल्ड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो उसके बाद देखो क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, और प्लेट और इक्वेटर में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन होगा। और स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, नीट में बहुत बार सवाल आए, जो क्या क्या देखो नीट में बहुत बार सवाल आया कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर, किसके साथ अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है। ये क्या होता है, इक्वेटोरियल और मेटाफेज प्लेट होता है। और देखो
जो सेंट्रोजोम होते हैं उसके सेंट्रोजोम में क्या होता है, सेंट्रोजोम से क्या निकलता है, एस्टर रेज निकलता है, और एस्टर रेज एज और स्पिंडल फाइबर मिल के क्या बनाते हैं, माइटोटिक एपारेटस बनाते हैं। जो माइटोटिक एपारेटस बनाते हैं, उतनी बात समझ में आएगी। तो एनाफेज की ओर चलते हैं, चलो एनाफेज की ओर चलते हैं। देखो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, जो स्टाउटनिंग इन ऑफ स्पिंडल फाइबर और क्रोमोजोम क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, और सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल, और सिस्टर क्रोमाटिड क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और अपोजिट पोल में मूव करना स्टार्ट होगा। क्रोमोजोम मूव टुवर्ड्स पोल, और क्रोमोजोम भी क्या मूव होगा टुवर्ड्स पोल की तरफ, और विथ आर्म्स ट्रेडिंग बिहाइंड इन ट्रेलिंग बिहाइंड क्रोमोजोम नंबर और डबल, इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एनाफेज के अंदर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखो टेलोफेज के अंदर क्या होगा, जो फेज ऑफ टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस का फेज होगा। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम का डीकंडेंसेशन होगा, और क्रोमोजोम लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, क्रोमोजोम क्या करेगा, उसका आइडेंटिटी लॉस कर देगा। और रीअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनिज, जो सेल ऑर्गेनिज प्रोफेज में क्या हुआ था, जो अपियरेंस खो बैठा था, वो क्या होगा, रीअपियरेंस शुरू होगा उसका, और स्पिंडल फाइबर आर का क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। तो टेलोफेज भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे और के चलते हैं, दूसरे ए और के चलते हैं। चलो चलो अब हम लोग चलेंगे साइटोकाइनेसिस के, कैरियोकाइनेसिस के बारे में हम लोग जानकारी कर चुके हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में, साइटोकाइनेसिस के बारे में चलेंगे। ये माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, एम फेज के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। चलो सबसे पहले देखो जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, साइटोकाइनेसिस मतलब हुआ जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो साइटोकाइनेसिस पहले ये हम लोग एनिमल्स की में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो साइटोकाइनेसिस एनिमल्स के अंदर अंदर होते हैं, वो फारो फॉर्मेशन के माध्यम से होते हैं। क्या, फारो फॉर्मेशन बाई माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट के अंदर जो फारो फॉर्मेशन होता है उसके माध्यम से क्या होता है, जो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस होता है। और ये जो सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल, एक मिनट पे नहीं दिख रहा है। देखो जो फारो फॉर्मेशन होता है, और ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है, क्योंकि सेंट्रल के और क्या आते हैं, कि इनवर्ट के तरफ जो फारो फॉर्मेशन होता है, जो सेंट्रोजोम के तरफ आते हैं, साइटोप्लाज्म के और आते हैं, तो इनर के तरफ क्या होते हैं, इनवर्ट होते हैं साइटोकाइनेसिस एनिमल्स के अंदर। और प्लांट्स के अंदर देखो सेल प्लेट के माध्यम से होता है, इन्वर्टेड होते हैं, और कन्वर्ट होते हैं किसमें, जो सेल प्लेट एड मिडिल लेमेला में कन्वर्ट होते हैं। और सेल प्लेट फॉर्मेशन बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो किसके माध्यम से सेल प्लेट की फॉर्मेशन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के माध्यम से होते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड होते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल ये लोग क्या होते हैं, एक तो होता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मतलब अब जो इनवर्ड होते हैं और अंदर की तरफ होते हैं फारो फॉर्मेशन, और जो प्लांट के अंदर सेल प्लेट होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, तो वो आउटवर्ड होते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। साइटोकाइनेसिस का जो फेलियर क्या था, साइटोकाइनेसिस का फेलियर था जो व्हेन कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस फेलियर, और साइटोकाइनेसिस कब फेलियर होता है, जब कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इस मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंसिटियम, सिंसिटियम बोलते हैं, सिंसिटियम बोलते हैं। और एग्जांपल क्या है, लिक्विड कोकोनट के अंदर और टेपेटप के अंदर देखा जाता है। तो साइटोकाइनेसिस जब फेलियर होता है, तब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इस और मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन देखा जाता है। इसको हम लोग सिंसिटियम बोलते हैं। और किसके अंदर देखा जाता है, कोकोनट की, लिक्विड कोकोनट और टेपेटम के अंदर देखा जाता है। इसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस मतलब क्या, इक्वेशनल डिवीजन, दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और जेनेटिक आइडेंटिकल डॉटर, और इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के अंदर माइटोटिकली डिवीजन होता है। और इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, माइटोसिस ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल,
जो माइटोटिक कहाँ देखा जाता है? सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल के अंदर देखा जाता है। एक से मेल हनी बी जिसके अंदर हैप्लॉइड सेल देखा जाता है। हैप्लॉइड सेल देखा जाता है। माइटोसिस यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड इन डिप्लॉइड सेल ओनली। रेस्ट्रिक्टेड कहाँ? डिप्लॉइड सेल के अंदर ओनली। बट सम सोशल इंसेक्ट एंड सोशल लोअर प्लांट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म की रेशियो, सेल रिपेयर। तो सेल रिपेयर और रिस्टोर द क्या करता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो को रिस्टोर करता है, इसलिए ये सब जो माइटोसिस का सिग्निफिकेंट है। और एक बात देखो, और उसके बाद देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल एंड लेटरल एल कैम्बियम, वो क्या कहते हैं? माइटोसिस रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड थ्रू आउट लाइफ। माइटोसिस क्या देता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को माइटोसिस डिवीजन के माध्यम से कंटिन्यूअस ग्रोथ देता है और प्लांट का थ्रू आउट लाइफ तक क्या देता है? ग्रोथ देता है। तो किसके माध्यम से थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करते हैं? वो माइटोसिस डिवीजन के माध्यम में जो प्लांट्स होते हो थ्रू थ्रू लाइफ जो क्या होते हैं वो माइटोसिस डिवीजन का माध्यम में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखा जाता है। उसके बाद हम लोग और एक एक के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है? देखो सब उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे? देखो उसके बाद हम लोग जानकारी करेंगे थोड़ा कि सेल का जो जी नॉट फेज होता है वो क्या होता है? चलो जी नॉट फेज के बारे में पढ़ेंगे। जी नॉट स्टेज क्या होता है? जी नॉट स्टेज सम सेल एग्जिट सेल साइकिल एंड डू नॉट और एग्जाइबिट सेल डिवीजन। कुछ सेल क्या होता है? सेल साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, वो क्या होते हैं? सेल साइकिल में फिर से सेल डिवीजन में नहीं हिस्सा लेते हैं, जैसे नार्व सेल और हार्ट सेल। जीनोट सेल को, जीनोट स्टेज को क्या बोलते हैं? क्विसेंट स्टेज भी बोला जाता है। सेल एग्जिट G1 एंड एंटर G2। सेल क्या होता है? G1 से एग्जिट करता है और एंटर किस में करता है? G0 में। इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, किंतु इसकी जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। ये मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। जो इसकी सेल होती है वो क्या होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। क्या होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। नो लॉन्गर नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इट अनलेस कॉल्ड टू डू सो। जब तक इसको बुलावा नहीं आ जाता कि आप आओ और फिर से डिवीजन में पार्टिसिपेट करो, तब तक ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं मगर मर नहीं जाते। इनएक्टिव ज़रूर रहते हैं मगर सेल की डेथ नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस को क्या बोला जाता है? मियोसिस को देखो, मियोसिस को क्या बोला जाता है? मियोसिस को क्या बोला जाता है? देख लो, मियोसिस को बोलते हैं हम लोग कि ये क्या होता है? सॉरी 1 मिनट। मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? जो मेन मादर सेल था, उससे मादर सेल से क्या हुआ? जब डॉटर सेल बना तो उसके जो हिस्सा हो गया वो हाफ हो गया, तो इसलिए क्या जो एन, जैसे 2n से एन बना तो क्या होगा? हाफ हो गया, तो रिडक्शन हो गया, तो 2n से एन कम हो गया तो रिडक्शन डिवीजन बोलेंगे हम। मेंटेन कांस्टेंट क्रोमोसोम number of form one generation to another generation। जो maintain constant and number of chromosome number from one generation to another generation और formation of haploids gamete और 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। एक तो मियोसिस 1, दूसरा क्या होता है? मियोसिस 2। वो तो 2 साइकिल में मियोसिस का कितना साइकिल होता है? 2 साइकिल होता है। एक तो मियोसिस 1, एक तो मियोसिस 2 होता है, 2 साइकिल होता है। मियोसिस 1 के इनिशिएट आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू फॉर्म सिस्टर क्रोमैटिड एट ए स्पेस। ए स्पेस के अंदर जो पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है, फॉर्म क्या करता है? सिस्टर क्रोमैटिड की फॉर्मेशन करता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मियोसिस 1 बोलते हैं। और मियोसिस 2 सिमिलर टू माइटोसिस, माइटोसिस जैसे होता है वैसे ही ये मियोसिस 2 होता है। तो देखो सबसे पहले देखो मियोसिस 1 में क्या हुआ? मियोसिस 1 में जैसे 2n था, डिप्लॉइड सेल था, डिप्लॉइड सेल क्या फर्दर डिवाइड हुआ, क्या हो गया? 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हुआ, 2 डॉटर सेल क्या हुआ? एन और एन अर्थात हैप्लॉइड हो गया। फिर से मियोसिस डिवीजन हुआ और क्या हुआ? जो एन था वो एन क्या डिवाइड होगा? एन एन और 4 सेल एन बना देंगे। और एक सवाल नीट में आते हैं कि ये जो
साइटोप्लाज्मिक जो कैरियोकाइनेसिस के अंदर, और देखो कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस सॉरी जो जी1 फेज के अंदर जी1 फेज के अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, जी1 फेज के अंदर जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, जो न्यूक्लियस और डीएनए सॉरी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर 46 रहा, जी1 में 46 हुआ, और जी1 से एम1 तक जाते जाते जो क्रोमोसोम क्या हो गया, अर्धेक हो गया, मतलब हाफ हो गया, आधे आधा हो गया, मतलब हाफ हो गया। और एम टू से क्या होगा, जब अब एम टू से एम1 की तरफ जाएगा तो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले जी1 से एम1 पे जाने पे जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है, और एम1 से एम2 जाने पे कोई चेंज नहीं होता। एक ही तरह से डीएनए के अंदर, मतलब जो डीएनए के अंदर डीएनए की क्या होता है, जी1 में 90 होते हैं, और देखो एग्जांपल के थ्रू जी1 में 90 था, तो जब एम में गया तो 90 है, और एम से जब एम1 से जब एम2 में गया तब क्या हो गया, हाफ हो गया, तो डीएनए हाफ हो जाता है। जी1 में क्या होता है, एक ही रहता है, एम1 में भी सेम रहता है, मगर एम2 में जब जाएगा तब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो मैंने इसको भी बता दिया आप लोगों को। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मियोसिस देखो, मियोसिस हैव टू साइकिल, दो साइकिल होता है मियोसिस के अंदर, एक तो मियोसिस वन, एक तो मियोसिस इज बट सिंगल एल साइकिल फॉर्म डीएनए रेप्लिकेशन। एक ही साइकिल के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इतनी बात समझ में, सिंगल साइकिल एल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, एक ही साइकिल होता है जिसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। चलो अब हम मियोसिस वन की ओर चलते हैं। मियोसिस वन के और क्या क्या पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले मियोसिस वन में क्या आते हैं, मियोसिस वन के अंदर प्रोफेज वन आते हैं। प्रोफेज वन के अंदर फिर बहुत सारा कम्प्लेक्स जो कम्प्लेक्स साइकिल आते हैं, जो बहुत सारा कम्प्लेक्स स्टेज आते हैं। क्या क्या आते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस आते हैं। सब एक एक को लिपटाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिप्टोटीन के बारे में जानकारी करेंगे। देखो लिप्टोटीन क्या होता है, लिप्टोटीन के बारे में जानकारी करेंगे। लिप्टोटीन में क्या होता है, जो प्रोफेज वन का लिप्टोटीन होता है, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम विजिबल होगा, और आर्ली प्रोफेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ली प्रोफेज बोलते हैं। और जाइगोटी के अंदर देखो जो साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, साइनेप्सिस होगा, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट क्रॉसिंग ओवर, जो उसके अंदर क्या होगा, जो सॉरी साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर साइनेप्सिस होगा, और क्या होगा, जो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एसएनसी बनाएगा। देखो इधर पे देखो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और बाइवेलेंट होता है, इसके अंदर बाइवेलेंट एंड होता है, और देखो टेट्राड भी फॉर्मेशन होता है। बाइवेलेंट और टेट्राड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, जाइगोटीन के अंदर होती है। और बाइवेलेंट का मतलब क्या है, दो क्रोमोसोम, और टेट्राड का मतलब 4 क्रोमाटिड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग पैकाइटिन के अंदर आते हैं। पैकाइटिन के अंदर क्या क्रॉसिंग ओवर देखा जाता है, बाइवेलेंट और टेट्राड क्लियरली विजिबल। जो बाइवेलेंट और टेट्राड बना था कहाँ, जाइगोटीन के अंदर, उसको क्या प्रॉपर्ली विजिबल कहाँ होगा, प्रॉपर्ली विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा पैकाइटिन के अंदर। और रिकॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट क्रॉसिंग ओवर, और जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल उल एट क्रॉसिंग ओवर के अंदर देखा जाएगा। और क्रॉसिंग ओवर देखो, क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या क्या होगा, देखो साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का साइट होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ईट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा बोलते हैं, देखो इसका एक क्रोमोसोम है, एक मिनट, देखो इधर पे देखो, एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा है, देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। और सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के ये क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। और देखो दूसरा क्रोमोसोम का ए क्रोमैटिड और ए क्रोमैटिड, ये क्या आते हैं, दोनों के अंदर क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होता है। तो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर क्या होता है, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूँ, चलो। तो क्रॉसिंग ओवर के कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर साइट ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स नोड्यूल्स के साइट्स होता है, साइट ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स के साइट्स होता है, और बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के अंदर होता है, और होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर एंजाइम मेडिकेटेड प्रोसेस होता है, जो तो रिकॉम्बिनेज होता है कंप्लीट एट एंड ऑफ पॉली पैकाइटिन, जो पैकाइटिन इन कंप्लीट एट एंड ऑफ पैकाइटिन, जो पैकाइटिन के एंड में ये लोग कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्लोटीन के बारे में। डिप्लोटीन क्या होता
होता है देखो डिप्लोटीन, सबसे पहले डिप्लोटीन क्या होता है? डिप्लोटीन इनके अंदर देखो डिसॉल्व ऑफ जो क्या बना था, जो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था, तो साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन ऑफ एसेंसी, ये अर्थात साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड होगा एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर का बात देकर बाकी जो साइट्स होगा वहाँ पे कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड हो जाएगा। एक शेप्ड कायस्माटा फॉर्मेशन एट क्रॉसिंग ओवर, और जो एक शेप कायस्माटा फॉर्मेशन होगा कहाँ, क्रॉसिंग ओवर के साइड की ओर। और इन एग्जाम देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इन oocyte ऑफ some vertebrates जो डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, एक मंथ से ईयर तक जा सकते हैं, एक मंथ या ईयर तक होते हैं डिप्लोटीन, एक मंथ और ईयर तक हो सकते हैं। उसके बाद देखो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ए डायाकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डायाकाइनेसिस के बारे में। चलो डायाकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो डायाकाइनेसिस क्या होता है? देखो डायाकाइनेसिस क्या होता है कि उसके अंदर जो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रायोज मैटर का जो टर्मिनलाइजेशन होता है, और क्रोमोजोम फुल कंडेंस एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्म, क्रोमोजोम क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं और क्या होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं एट एंड ऑफ डायाकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियस क्या होता है, डायकाइनेसिस एंड की ओर क्या होता है कि डिसअपियर होना शुरू होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक, न्यूक्लियर का जो एनवेलप होता है वो भी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट जो ट्रांजिशन मेटाफेज वन, जो डायकाइनेसिस किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज वन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज वन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। चलो मेटाफेज वन क्या है पढ़ लेते हैं। चलो मेटाफेज वन देखो, मेटाफेज वन में क्या होता है, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम अलाइन होता है और स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच होते हैं? काइनेटोकोर के साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम का काइनेटोकोर के साथ अटैच होता है। देखो मेटाफेज वन हो गया, मेटाफेज वन के बाद क्या होगा, मेटाफेज वन के बाद एनाफेज वन की ओर चलते हैं। जो एनाफेज वन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एंड अटैच्ड, सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन क्या होता है, अटैच हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखो टेलोफेज वन में आए, टेलोफेज वन में क्या है, न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा और देखो क्रोमोसोम डिकंडेंस्ड होगा और इन मेनी सेल्स क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्शन, सम डिस्पर्शन, और देखो क्रोमोसोम डू नॉट रीच द एक्सट्रीम एक्सटेंडेड स्टार्ट, और क्रोमोसोम डू नॉट रीच द एक्सट्रीम एक्सटेंडेड स्टेट एट, जो क्रोमोसोम एक्सट्रीम एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं जाएगा। उसके बाद जो इंटरकाइनेसिस, देखो इंटरकाइनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो इंटरकाइनेसिस से पहले हम लोग मियोसिस 2 को निपटाते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरकाइनेसिस पढ़ेंगे। चलो देखो मियोसिस 2 क्या होता है, मियोसिस 2 माइटोसिस फेज के सिमिलर होता है, तो प्रोफेज इज मेटाफेज के बारे में जानकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। एनाफेज और टेलोफेज के बारे में थोड़ा जानकारी कर लो। तो एनाफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में देखो स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड और सेंट्रोमियर, जो सिस्टर क्रोमैटिड का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है और सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाता है। और टेलोफेज के अंदर देखो साइटोकाइनेसिस होता है और क्या होता है, जो टेट्राड ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात याद रख देना और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। जो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, जो कोई भी क्रोमोसोम नंबर के कंजर्वेशन के बारे में हम लोग जानकारी कर सकते हैं। और इंक्रीज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इंपॉर्टेंस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी की बात होगी इधर पे, तो इसलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन, जो इंपॉर्टेंस फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल लुक बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ देखा जाता है, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर सेल डिवीजन। प्रोटोसिस जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो कहाँ देखा जाता है, बोथ माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिवीजन में देखा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो अब हम लोग और एक
इंटरकाइनेसिस के बारे में जानकारी करेंगे और चैप्टर को निपटा देंगे, कंप्लीट कर देंगे। चलो इंटरकाइनेसिस देखो, इंटरकाइनेसिस क्या होता है। इंटरकाइनेसिस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के ये जो मिडिल में आता है क्या है, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो मियोसिस 1 क्या होता है, मियोसिस 1 मोर कॉम्प्लेक्स होता है और मियोसिस एज 2 क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है। स्टेज बिटवीन टू जो इंटरकाइनेसिस होता है, जो स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, जो दो मियोटिक डिवीजन का मिडिल में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। शॉर्ट लिफ्ट और इसका जो लिफ्ट होता है शॉर्ट लिफ्ट होता है। और देखो ये नॉन रेप्लिकेट ऑफ डीएनए, डीएनए को कोई रेप्लिकेशन जो नॉन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता। तो सेल साइकिल भी मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ। तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर, और आप लोगों को वन शॉट वीडियो लेक्चर रिवीजन लेक्चर के माध्यम से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। जो कुछ नहीं छोड़ा, कंप्लीट जो नोट्स है उसके थ्रू मैं रिवीजन कर दिया हूँ। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। एनसीईआरटी का हर लाइन मैंने उठा के इधर पे रख दिया। तो कैसे लगा लेक्चर, और एंड तक लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को कैसे महसूस हो रहा है, क्या कमी रह गई है लेक्चर के अंदर, आप लोग सब कुछ इस लेक्चर की कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो मैं तब तक के लिए आप लोगों से विदाई ले रहा हूँ। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नई कोई लेक्चर की में। तो कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताना और इस भाई को सपोर्ट करना। और मैंने बताया था कि एक शायरी मैं बोल के जाऊंगा आप लोगों के लिए। तो मैं शायरी ये था कि तू ठान ले अपने आप को, तू ठान ले अपने आप को वैसे परिस्थिति में, तू ठान ले अपने आप को वैसे परिस्थिति में जिसमें कोई आपको हिला नहीं सकता, तेरा दिल चाहे तो तू क्या कर नहीं सकता। तो इस शायरी के माध्यम से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ आज का लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना और वीडियो लेक्चर देखते रहना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। मैं डाउट सेशन भी रखूँगा, सब कुछ रखूँगा। नीट तक मैं आप लोगों के लिए जी जान मेहनत करता रहूँगा और आप लोगों की मेहनत कराता रहूँगा। तो तब तक के लिए इस भाई को इजाज़त दो जाने की। फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।